अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टैसिस के नाम से। तो होम्योस्टैसिस क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई प्रोसेस अपने नॉर्मल लेवल से ऊपर जाता है तो उसका बॉडी को नुकसान होता है, और जब भी कोई प्रोसेस अपने नॉर्मल लेवल से नीचे जाता है तो बॉडी को उसका भी नुकसान होता है। तो इन प्रोसेसेस को एक नॉर्मल लेवल तक लाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम होता है उसको हम होम्योस्टैसिस बोलते हैं। द वर्ड होम्योस्टैसिस बेसिकली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स होमो एंड स्टैसिस। वर्ड होमोस्टैसिस derived from Greek words. Homeo means same, and stasis means standing or कंडीशंस। सेम स्टैंडिंग कंडीशंस को हम होम्योस्टैसिस का नाम देते हैं, स्टैंडिंग और कंडीशंस। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। किसी भी बॉडी की वो एबिलिटी जिसके थ्रू वो अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो होता है उसको कांस्टेंट रखता है, उसको हम होम्योस्टैसिस का नाम देते हैं। इसको एक और तरह से डिफाइन करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन, या आप इसको प्रोटेक्शन भी लिख सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल कंडीशंस from harms of fluctuations in external condition एक्सटर्नल कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मीन्स एक्सटर्नल कंडीशन में जो फ्लक्चुएशन आए उससे बचने के लिए जो मैकेनिज्म इंटरनल कंडीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी में जो एक प्रोसेस या मैकेनिज्म होता है उसको हम होम्योस्टैसिस बोलते हैं। अब हम देखते हैं सर्दियों में टेम्परेचर जो होता है वो 0 दर्जा सेंटीग्रेड से लेके 15 दर्जा सेंटीग्रेड तक होता है। तो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 है, विंटर में 0 से लेके 10 दर्जा सेंटीग्रेड तक होता है, और समर में 25 से 55। तो हमारी बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा मैकेनिज्म होता है जो हमारी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करता है? तो वो होम्योस्टैसिस है। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टैसिस। ऑस्मोरेगुलेशन, second one
थर्मोरेगुलेशन, एंड लास्ट वन जो है वो है एक्सक्रीशन। इन कंपोनेंट्स को मैकेनिज्म के नाम से भी बुलाते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन दो लफ्जों के मिलने से बना है। फर्स्ट वन ऑस्मो एंड सेकंड वन रेगुलेशन। तो ऑस्मोसिस मींस ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर इसका लिटरल मीन जो होता है वाटर एंड वाटर प्लस सोल्यूट कंसंट्रेशन। सोल्यूट को आप इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हैं। तो वो प्रोसेस और मैकेनिज्म जिस प्रोसेस के थ्रू वाटर और सोल्यूट को हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन किया जाता है उसको ऑस्मोरेगुलेशन बुलाते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये लिटरल मीनिंग था ऑस्मो का वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन। सोल्यूट को इलेक्ट्रोलाइट के नाम से भी बुलाते हैं। अब रेगुलेशन का मतलब है टू रेगुलेट, और टू मेंटेन। अब वो प्रोसेस जो वाटर के जो बॉडी के अंदर वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है, मीन्स उसको कांस्टेंट रखता है, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी का एक सेल है, तो इस सेल के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन जो होती है वो ज्यादा होती है, और वाटर की कंसंट्रेशन जो होती है वो कम होती है। तो इसमें ऑस्मोरेगुलेशन क्या होगी, सेल के अंदर से साल्ट को निकाल दिया जाएगा, तो उससे साल्ट का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। बाहर से सेल के अंदर ऐड किया जाएगा। जब वाटर सेल के अंदर ऐड होगा, वाटर का लेवल इंक्रीज होगा, साल्ट का लेवल डिक्रीज होगा। इस प्रोसेस और फिनोमिना को हम ऑस्मोरेगुलेशन बुलाते हैं। इसके बाद सेकंड वन जो है थर्मोरेगुलेशन। तो थर्मोरेगुलेशन जो है ये दो लफ्जों के मिलने से बना है, थर्मो और रेगुलेशन। थर्मो मीन्स हीट और टेम्परेचर, एंड रेगुलेशन मीन्स टू रेगुलेट और टू मेंटेन। तो थर्मोरेगुलेशन की एग्जांपल यहाँ पे हमने पढ़ी है कि विंटर में टेम्परेचर जो होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का वो 0 दर्जा सेंटीग्रेड से 10 दर्जा सेंटीग्रेड तक होता है, और समर में 25 दर्जा सेंटीग्रेड से 55 दर्जा सेंटीग्रेड तक होता है। और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 होता है। तो ये बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर नॉर्मल लेवल पे रहता है, ये थर्मोरेगुलेशन के थ्रू रहता है।
अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? मेंटेनेंस, तो वो मैकेनिज्म या वो प्रोसेस जिस प्रोसेस और मैकेनिज्म के थ्रू बॉडी के अंदर इंटरनल जो टेम्परेचर होता है उसको कांस्टेंट रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन। अब लास्ट वन इसका मैकेनिज्म, होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म, और लास्ट कंपोनेंट जो है वो एक्सक्रीशन है। तो एक्सक्रीशन प्रोसेस और मैकेनिज्म जिस प्रोसेस के थ्रू बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट किया जाता है उसको हम एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये 3 किस्म के होते हैं। इसमें फर्स्ट वन इज यूरिया, सेकंड वन अमोनिया, और थर्ड वन जो होता है वो यूरिक एसिड होता है। अब एक्सक्रीशन जो होती है ये डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू होती है। एक्सक्रीशन में लीवर इन्वॉल्व होता है, किडनीज इन्वॉल्व होती हैं, लंग्स और स्किन इन्वॉल्व होती है। अब अगर ऑस्मोरेगुलेशन ना हो, मींस बॉडी से पानी जो है वो ना निकले, तो उसे एक डिजीज लगती है, उसको हम बोलते हैं एडीमा। एडीमा एक डिजीज होती है जिसमें वाटर जो होता है वो जॉइंट्स में अक्यूमुलेट हो जाता है और बॉडी जो होती है वो स्वेल कर जाती है। थर्मोरेगुलेशन टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। और लास्ट पे एक्सक्रीशन, अगर एक्सक्रीशन ना हो मींस यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड को बॉडी से ना एलिमिनेट किया जाए, तो इससे क्या होता है, ये जो यूरिक एसिड नाम का वेस्ट मटेरियल होता है ये जॉइंट्स में अक्यूमुलेट हो जाता है। जब यूरिक एसिड जॉइंट्स में अक्यूमुलेट होता है तो उसकी अक्यूमुलेशन से डिजीज लगती है जिसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं। और आर्थराइटिस के अलावा एक और डिजीज होती है जिसको हम गाउट बोलते हैं। तो यूरिक एसिड एलिमिनेट ना होने की वजह से जॉइंट्स की जो डिजीज लगती है आर्थराइटिस और गाउट है। अगर यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड ये बॉडी से ना एलिमिनेट हो तो ऑर्गेनिज्म जो है उसको झटके लगते हैं, कपकपी तारी हो जाती है, कन्वुलियन उसको बोलते हैं। उसके बाद हो सकता है पेशेंट कोमा में चला जाए और इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स ये होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन और ये इसके 3 मैकेनिज्म थे। ओके डियर, अल्लाह हाफिज़।